इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये सारा मामला क्लियर है। इसमें जो पास परसेंटेज जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है किस सब्जेक्ट में कितनी पास मार्क्स लाने हैं। जो हमने रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी तो उसी जो 70% मार्क्स इनको अटेम्प्ट करने थे और जो 30% मार्क्स उनको रिलैक्स थे उसको प्रोपोर्शनेट किया गया फिर 100। तो अभी जो पास परसेंटेज है, पास मार्क्स जो लाने हैं, इनमें जो सबका कॉमन सब्जेक्ट है सारे स्ट्रीम से वो इंग्लिश सब्जेक्ट है। उसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 है और पास मार्क्स हैं 26। ये थ्योरी का है। लेकिन इंग्लिश में इस साल से प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी हैं, वो हैं 20 मार्क्स का। उसमें पास मार्क्स 7 है, तो 33% टोटल पास मार्क्स है आउट ऑफ 100। तो 100 में से बच्चों को पास करने के लिए 33 नंबर लाने हैं। अब इसमें ये है कि अगर किसी बच्चे ने सपोज़ इंग्लिश में अगर कहेंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी लेके 33 नंबर लाए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कंपोनेंट में उसको ज़्यादा नंबर है और थ्योरी में फेल हो रहा है, तो ये बच्चा फेल है अगरचे इसको 33 नंबर है नहीं। क्योंकि हमारे जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको थ्योरी भी अलग से पास करना है, प्रैक्टिकल भी अलग से पास करना है। दोनों सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए। ये नहीं कि थ्योरी में उसने कम मार्क्स लाए वो फेल हो रहा है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में पास हो रहा है, लेकिन दोनों मिला के मार्क्स 33 बन रहे हैं तो वो समझ रहा है पास है। नहीं, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल अलग से पास करना है, थ्योरी अलग से पास। तो इसलिए इनको कंफ्यूजन है कि किसी के अगर 38 है वो फेल है, 36 वाला पास है, सो इट वुड बी बेस्ड ऑन द इंटरनल एग्जाम फॉर प्रैक्टिकल्स एज वेल एज थियरी। ओके, बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, तो अगर टोटल मार्क्स 100 हैं तो अगर उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट तो थ्योरी के 70 मार्क्स हैं तो उनको 25 पास मार्क्स लाने हैं। और अगर उसमें प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का है, इंटरनल मार्क्स 10 और 20 मार्क्स एक्सटर्नल। तो इंटरनल में भी पास होना चाहिए, एक्सटर्नल में भी पास होना चाहिए और थ्योरी में भी पास होना चाहिए। तो टोटल इनको जो पास करने के लिए इंग्लिश के बगैर इसमें 36 मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। अब किसी बच्चे ने थ्योरी में मार्क्स कम लाए हैं, प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 लाए हैं, तो 30 मार्क्स प्लस जो उसके मार्क्स हैं थ्योरी के, अगर वो टोटल 36 बनते हैं तो वो समझता है अगर थ्योरी में 6 मार्क्स लाए, प्रैक्टिकल में 30 लाए तो 36 बन गए, तो वो समझता है मैं पास नहीं। क्योंकि उसने थ्योरी में वो फेल है। उसने थ्योरी में मिनिमम 25 मार्क्स जो पास करने के लिए लाने हैं 70 में से वो नहीं लाए, इसलिए वो उस सब्जेक्ट में फेल है। अब रहा सवाल, कोई बच्चा उसको 2 सब्जेक्ट्स उसको फेल है, लेकिन उसमें क्या है, दोनों सब्जेक्ट्स में उसको मिनिमम जो मार्क्स पास करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड है, सपोज़ वो 5 है या 5 से कम है दोनों सब्जेक्ट्स टोटल, तो 5 मार्क्स हम स्टेचुरी देते हैं तो उसको वो दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सपोज़ एक में 1 मार्क्स कम था, दूसरे में 2 मार्क्स कम थे, या 3 मार्क्स एक में दूसरे में 2, तो टोटल मगर 5 से बियॉन्ड नहीं। तो ये स्टैचुरी मार्क्स लेके ये क्लियर हो जाता है, इसको दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी को एक ही सब्जेक्ट में 5 मार्क्स कम है तो वो उसको नोशनल मार्क्स मिलते हैं ये 5 मार्क्स और वो उसको क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ से अब ये दूसरा बच्चा होता है, उसको भी दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे फेल हैं, तो वो समझता है वो बच्चा पास हो गया तो मुझे क्यों, लेकिन उसके स्टेचुरी 5 नहीं बनते, उसको ज़्यादा चाहिए, 5 से ज़्यादा चाहिए, तो वो हमारे नॉर्म में नहीं है, तो इसलिए वो बच्चा वो कवर नहीं होता है उस नॉर्म में, इसलिए उसको वो रेपियर आता है। तो इसलिए इस मामले में बच्चों को ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसका रेमिडियल है, बच्चे को लग रहा है कि मैं थोड़े से मार्क्स कम हैं तो
ये क्लियर हो सकता है। पहले तो अगर उसको लग रहा है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है तो उसको मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए थे, तो वो ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करें। ज़ेरॉक्स उसको अपनी ये जो आंसर स्क्रिप्ट है उसी का ज़ेरॉक्स लेकर वो देख सकता है, अपने आप को मुतमईन कर ले कि सारे क्वेश्चंस उसमें चेकड है, उनको मार्क्स दिए गए हैं, और फिर वो जो टोटल मार्क्स हैं वो उसका टोटल वो सही आ रहा है सारे क्वेश्चंस की मार्क्स का। तो अगर वो मुतमईन हो गया नहीं ये सही तरह से इसकी इवैल्यूएशन हुई है तो ठीक। अगर उसको लग रहा है कि इसमें टोटल में वेरिएशन है या कोई क्वेश्चन उन्होंने चेक नहीं किया है तो उसको रिवैल्यूएशन के लिए नहीं जाना है, उसको सीधे हमारे पास आना है, दिखाना है कि यहाँ पे ये मार्क्स इसमें काउंट नहीं हुए हैं या यहाँ टोटल में वेरिएशन है, तो उस डिस्क्रिपेंसी को हम यहीं पे रिजॉल्व करेंगे। हाँ, अगर किसी को ज़ेरॉक्स उसने देख लिया, उसको लग रहा है कि नहीं इसमें इवैल्यूएशन सही नहीं हुई है, मेरे मार्क्स कुछ ज़्यादा आ सकते हैं, तो ये वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेगा। तो हाँ, उसमें वो एक दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास वही पेपर जाएगा, वो रीवैल्यूएट हो जाएगा। अगर उसमें उसके मार्क्स कुछ चढ़ गए तो वो वही रिज़ल्ट उसका रहेगा। अगर उसके मार्क्स उसमें कम आ गए लेकिन पहले जो मार्क्स आए थे अगर उससे ज़्यादा थे तो वही रहेगा। तो बेस्ट जो होता है इनमें वही रहता है। तो ये भी एक कैंडिडेट को यहाँ पे एक एडवांटेज है। तो ये सारे प्रोसीजर्स तो फॉलो करने हैं, जिनका कोई भी कुछ इसमें इशू है तो वो ये प्रोसीजर्स फॉलो करें, उनका ये जो मसला है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये कि जिनका अब पेपर कोई है, रेपियर है, कुछ है, तो उनको चाहिए कि बाइनल एग्जामिनेशन के लिए वो फॉर्म भर लें। वो फॉर्म भर के रखें यहाँ से रिवैल्यूएशन भी, क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि इसमें क्लियर हो जाएगा रिवैल्यूएशन में कि नहीं। तो यहाँ अगर वो बाइनल का फॉर्म मिस कर ले तो वो फिर बाइनल के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो बाइनल का फॉर्म जो जल्दी ही इशू हो जाएंगे, तो वो सारे बच्चे जिनका इस तरह का इशू है वो ये फॉर्म भर के रखें, सो दैट दे कैन अपीयर इन द बाइनल एग्जामिनेशन। उसमें इनका ये जो मसला है तो उनका रिज़ल्ट भी आएगा और वो इसी सेशन के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। थैंक यू। दूसरा मैं ये एक आपकी वसातत से ये एक र्यूमर है, और दूसरा कुछ पेरेंट्स हमारे कैंडिडेट्स भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो मोस्टली अनंतनाग से आ गए कि कोई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स को, उनको ये कहा जा रहा है कि आपका रोल नंबर ये है, आपका नाम ये है, तो आपके ये जो स्कूल है वो ये है, आधार नंबर ये है, तो कुछ वो पर्टिकुलर उनको दे रहे हैं सारा। तो उसके बाद उनको कह रहे हैं कि देखिए आपका रिज़ल्ट जो है आपका ये पेपर इसमें वापस आया है, इसमें आप फेल हो, तो आप हमारे अकाउंट में ये अकाउंट नंबर है, ये पैसे आप जमा कर दीजिए तो आपका ये पेपर क्लियर करा देंगे। तो ये सारा कुछ ये जो भी है कौन कर रहा है क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स और कैंडिडेट्स को यही मैं एडवाइस करूँगा कि वो इस में ना आए, इस पे ध्यान ना दें, और ये सारा कुछ जो है इसकी कंप्लेंट बाज़ाब्ता पुलिस स्टेशन में वहाँ पे रजिस्टर करें, और एक FIR भी इसके लिए वो लॉन्च कर सकते हैं। साइबर क्राइम में ये जो भी कॉल आई है उनको किस नंबर से आई है, तो वहाँ पर भी ये इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो इसमें उनको इन कॉल्स पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब कुछ ये पेरेंट्स को और कैंडिडेट्स को मिसलीड कर रहे हैं, तो उनको इन सारी इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई इसकी करनी चाहिए। जिसको भी ये कॉल आ रही है वो बाज़ाब्ता नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे वहाँ पे इसकी कंप्लेंट दर्ज करें।